हम सबका कभी ना कभी खून निकला हुआ होगा, या हर किसी को कभी ना कभी चोट तो लगा होगा। कुछ नहीं तो छोटा मोटा खरोच तो आया ही होगा। अगर खरोच आया है तो वह भरा भी होगा। वह जब भरा होता है तो कैसे हमसे बचपन में नूच जाती है। अच्छे से तो भरता भी नहीं है और घाव फिर से कच्चा हो जाता है। फिर से वह सूखता है। और यह कोई बड़ी बात नहीं थी, कट था, बस तो ठीक होगा ही। ज़्यादा चोट आई है तो पट्टी बांध लेते हैं। लोग कहते डॉक्टर बैंडेज लगाएगा, लेकिन गॉड हील कर देगा। जिंदगी का जो विस्तार हुआ है धरती पर, तो यह जीवित पदार्थों के स्वभाव में कि वह खुद को ठीक रखिए, साफ रखें। एक सिंगल सेल बैक्टीरिया बिना किसी नर्वस सिस्टम के कम से कम इतना तो जानता है कि किस चीज़ के तरफ जाना और किस चीज़ से दूर हटना है। इसलिए आपके अंदर जो ज़िंदगी से उसकी पूरी कोशिश ये है कि आप जिंदा रहे। कोशिश ही नहीं, उसका मकसद यही है। और इसे हम ध्यान ना भी दें तो हमारा शरीर को हील करता रहता है। बहुत कुछ होता है हमारे अंदर जिसकी हमें खबर भी नहीं लगती है, और वह ठीक हो जाता है। पहला, डॉक्टर तो अपना फ्री है जो हमारी बॉडी को हील करता है, और सब डॉक्टर भी हैं, जैसे सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन और भी। और अगर हम ये जान सकें कि क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, अब हम ये समझ सकें कि हमें ज़िंदा रखने में कितना कुछ होता है, कितनी पेचीदा और कितनी मेहनत लगती है, तो एक छोटे से चोट के भरने पर भी आप ध्यान दोगे, वह भी हमें अद्भुत चीज़ ही लगेगी। तो क्या होता है जब वह बनता है, इसे समझने से पहले हमें खून के बारे में कुछ समझना होगा कि घाव के भरने में भी खून का ही हाथ है। और इस वीडियो में बेसिकली खून के बारे में ही बात करेंगे। खून क्यों है हमारे अंदर और क्या है ये लाल तरल पदार्थ। खून जब हम देखते हैं, ये सोचते हैं, तो एक नेगेटिव रिएक्शन भी आता है। खून देखकर बहुत ही अच्छा नहीं फील करेगा मीडिया में, तो खून ही छाया रहता है अपने सिर इस ड्रेस को दिखाने के लिए। खून जुड़ाव का भी कारण हमारे लिए खून का रिश्ता। इंसान खून को चाहे जो भी माने, लेकिन उस तथा खून एक अलग चीज़ है, उसकी अपनी एक अलग ज़िंदगी है। हमें ज़िंदा रखने में खून का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो सिर्फ खून ही नहीं है, कुल 33 ट्रिलियंस के करीब सेल्स हैं हमारे शरीर में। हम इस 30 ट्रिलियन सेल्स के कलेक्शन से बने, या यूं कहूँ इन खरबों सेल्स के भीड़ में हम प्रकट हुए हैं। हमें तो वह हमारे होने की भ्रांति है। वास्तवता जो ज़िंदगी है वह सेल्स की ही है। वैसे सेल होता क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फिक्शनल यूनिट्स है सारे लिविंग ऑर्गेनाइजम्स का। आप में जो सबसे छोटी से छोटी चीज़ है जिसमें भी ज़िंदगी का लक्षण है, वह सेल ही है। ये ज़िंदगी के सभी कोर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने साथ समेटा है। ये सेल ही जीवन है पृथ्वी पर। हर वो चीज़ जो ज़िंदा है, या तो वो एक सेल है या सेल्स का गुच्छा है। हम कलेक्शन ऑफ सेल्स, एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। और यह ज़िंदगी का जो फैलाव है, जिंदा पदार्थ का बढ़ना है, वह सेल्स का ही बढ़ाव है। जब बीज से पौधा ज़मीन तोड़कर बाहर आता है तो वहाँ भी सेल्स बढ़ रहे हैं। हम सब भी वही है। और इन खरबों सेल्स में भी कई प्रकार हैं, लेकिन जो कॉमन सेल्स हैं, जैसे मसल सेल्स, स्किन सेल्स, फैट सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, हड्डी भी जिंदा है। ये कोई डेड मटेरियल नहीं है। हर टाइप का सेल अपने काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ब्लड भी इसी तरह के सेल्स हैं। ब्लड सेल्स की अपनी स्पेशलाइजेशन है, उसकी अपनी खूबी है। ब्लड सेल्स में जो सबसे डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है वह उसके पास मोबिलिटी है। मतलब कि बाकी सब सेल्स करीब करीब एक जगह फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करते हैं। उनका जो भी स्पेशलाइजेशन है, वह जो भी करते हैं उन्हें मूव करने की ज़रूरत नहीं होते हैं। यहाँ तक कि नर्व सेल्स भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ब्रेन से कम्युनिकेट करता है। तो सारे सेल्स में सिर्फ ब्लड ही है जो पूरे शरीर में आता जाता है, जो हमारे शरीर में रगों का हाईवे बिछा है। वो मानो खून के आने जाने और दौड़ने के लिए ही बना है। लेकिन खून ऐसा करता क्या है जो हर जगह शरीर में आना जाना रहता है उसका? ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इसे हम लॉकडाउन के जैसे देखें, जब सब अपने घर पर थे तो किस दो काम को चलने की अनुमति थी? एक एसेंशियल सर्विस और दूसरा पुलिस। और यही दो काम खून भी करता है, ब्लड सेल्स करते हैं। एसेंशियल मतलब खाना और ऑक्सीजन, जो हमारे लिए भी एसेंशियल है। क्योंकि हम सांस लेते हैं और खाते हैं सेल्स के लिए, जो कि सेल्स को चाहिए होता है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, इन चीज़ों को खून बाकी सेल्स तक पहुंचाने काम करता है। और दूसरा जो काम है खून का, यानी ब्लड सेल्स का, वह है पुलिसिंग। मतलब कि बाकी सब सेल्स को सुरक्षित रखना, किसी भी खतरे से बचाना। इसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये भी मोस्टली खून ही डिपार्टमेंट है। और इन सभी काम को अलग अलग तरह के सेल्स करते हैं। मतलब कि ब्लड सेल्स भी बहुत तरह के होते हैं जो एसेंशियल काम करता है, जैसे ऑक्सीजन को लंग्स से बाकी सेल्स तक पहुंचाना, फिर CO2 को वापस से लंग्स तक लाना।
ये रेड ब्लड सेल्स करता है। रेड ब्लड सेल्स सबसे कॉमन सेल है खून में। दूसरी चीज़ इससे खून बना होता है वह है प्लाज्मा। ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है। ये कोई सेल नहीं, ये जीवित नहीं होता है। वैसे तो यह 98% पानी होता है और बाकी ब्लड सेल्स इस लिक्विड में ही तैरते हुए मूव करते हैं। लेकिन प्लाज्मा सिर्फ पानी नहीं है, इसके ही थ्रू बाकी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचती है। और तीसरी चीज़ है खून में इम्यून सेल्स। ऐसे इम्यून सेल्स और भी है, लेकिन जो सबसे कॉमन है वह है वाइट ब्लड सेल्स। नाम वाइट है लेकिन है ये कलरलेस होता है। और रेड ब्लड सेल्स लाल होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और इन 3 आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा के मिलने से खून में लाल रंग आता है। और अगर रेड ब्लड सेल्स को निकाल दो खून से तो खून ऐसा दिखेगा, प्लाज्मा बेयर के कलर का होता है। इसमें प्लाज्मा इम्यून सेल्स है। इम्यून सेल्स का काम है बाकी सेल्स को सुरक्षित रखना। जैसे वाइट ब्लड सेल का काम फॉरेन सेल्स को ढूंढना, और अगर कोई फॉरेन एलिमेंट मिले, कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, कोई पैथोजन, कोई भी चीज़ जो शरीर का ना हो, उसे वो छोड़ेगा। नहीं मतलब कि कुछ भी ऐसा इससे शरीर को खतरा हो, उससे वह लड़ता है, ख़त्म करता है। अगर अपने शरीर के सेल्स भी बिगड़ जाए तो उससे भी वह लड़ता है। जैसे कैंसर सेल्स, कभी कभी तो इम्यून सिस्टम खुद के शरीर को कोई खतरा समझकर अटैक कर देता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ेस। वाइट ब्लड सेल्स शूट एंड साइट मूड में ही होता है। बस खबर लगेगी कुछ हुआ है, कोई है जो यहाँ का नहीं है, बस उस पर टूट पड़ेंगे उस पर। लेकिन हर इम्यून सेल लड़ता नहीं। एक ऐसा भी है जो मरम्मत भी करता शरीर का। और ये रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के कंपेयर में बहुत छोटा है, और इसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ये भी एक ब्लड सेल है, इम्यून सेल्स है। अंदर जब भी कुछ इंजरी हो जाती है, कहीं कटता फटता है, तो ये सेल ही उसे ठीक करते हैं। हमारे घाव को भी यही भरता, खून को बहने से रोकता है, उसे क्लॉट करता। हमारे छोटे मोटे खरोच को भी सुधारता है। डॉक्टर हमारे ज़ख्म में बैंडेज रखते हैं, पर ये प्लेटलेट्स है जो उस ज़ख्म को भरता है। बैंडेज से तो सिर्फ घाव बढ़ेगा नहीं और इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, पर असली काम तो हमारा शरीर के सेल्स कर रहे हैं। जापान का एक एनिमे शो है सेल्स एट वर्क, आपको वो और करीब से हमारी बॉडी के सेल्स की कहानी अच्छी तरीके से समझा देगा। चलो वीडियो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। चलो कुछ जो बच गए हैं उसको भी पूरा कर लेते हैं और समराइजेशन के थ्रू ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ह्यूमन बॉडी में सेल्स की संख्या खरबों में होती है और ये हर मिलकर आकार और आकारों में आती हैं। ये सूक्ष्म संरचनाएं जीवित जीवों की मूल इकाई हैं। सेल्स टिश्यूज़ का निर्माण करती हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन तंत्र बनाते हैं, प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम्स एक जीव बनाते हैं और उसे जीवित रखते हैं। ह्यूमन बॉडी की कई प्रकार की सेल्स है, जिसमें सभी सेल्स अपनी भूमिका के लिए विशेष रूप से इक्विप्ड होती है। उदाहरण के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की सेल्स स्ट्रक्चर और भोजन को तोड़ने और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और भी बहुत तरह के काम सेल्स करती है। ये कुछ 10 सबसे आम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स, ये स्टेम नॉर्मल सेल्स से काफ़ी भिन्न होती हैं। शरीर की सेल्स शरीर को एक इकाई के रूप में काम करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। सैकड़ों प्रकार की सेल्स होती हैं, लेकिन स्टेम सेल्स यूनिक इस मायने में है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स के रूप में उत्पन्न होती हैं और स्पेशलाइज्ड सेल्स में विकसित हो सकती हैं, जिनका यूज़ स्पेसिफिक ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के निर्माण के लिए किया जा सकता है। स्टेम बॉडी विभाजित होकर कई बार दोहरा सकती हैं ताकि टिश्यू की भरपाई और मरम्मत की जा सके। स्टेम सेल्स रिसर्च के क्षेत्र में वैज्ञानिक इन संरचनाओं के इनोवेशन क्वालिटीज़ का लाभ उठाते हैं ताकि टिश्यू की मरम्मत, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बीमारी के उपचार के लिए सेल्स को उत्पन्न किया जा सके। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली सभी सेल्स में से स्टेम सेल्स सबसे अनोखी होती हैं। ये अनोखी कैसे हैं? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपके शरीर की अधिकांश सेल्स स्पेशलिस्ट होती हैं। उदाहरण के लिए मांसपेशी सेल्स श्रिंक होकर आपको हिलने डुलने में मदद करती हैं। वहीं त्वचा सेल्स एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। ये बॉडी एक बार एक स्पेसिफिक प्रकार की सेल्स बन जाती हैं तो वही काम करती रहती हैं। अब स्टेम सेल्स ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, यानी ये किसी खास तरह की सेल्स नहीं होती। आप उन्हें किसी भी चीज़ का मास्टर कह सकते हैं क्योंकि इनमें किसी भी विशेष ऑर्गन या टिश्यू का निर्माण करने की क्षमता होती है।
ये सेल्स बार बार विभाजित होकर खुद को दोहरा सकती हैं, जिससे शरीर में लगातार नई सेल्स का निर्माण होता रहता है। साथ ही ये डैमेज टिश्यू की मरम्मत का काम भी करती हैं। रिसर्च में स्टेम सेल्स का महत्व। वैज्ञानिक स्टेम सेल्स के इसी अद्भुत गुण का फ़ायदा उठा रहे हैं। वे इन सेल्स को लैब में विकसित करके खराब हो चुके टिश्यू की मरम्मत, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और यहाँ तक कि बीमारियों सेल्स पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। बॉडी रेड ब्लड सेल्स ये ब्लड ग्रुप को निर्धारित करती हैं और शरीर भर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये सेल्स अपने विशेष आकार और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन को बांधने और ले जाने में सक्षम होती हैं। वाइट ब्लड सेल्स ये हमारी डिफेंस सिस्टम के सैनिक हैं। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं और शरीर को माइक्रोब्स बैक्टीरिया, वायरस से बचाने के लिए मिलकर काम करती हैं। कुछ वाइट ब्लड सेल्स सीधे हमलावर माइक्रोब्स को खा जाती हैं, जबकि अन्य एंटीबॉडी नामक केमिकल्स बनाती हैं जो माइक्रोब्स को निष्क्रिय कर देती हैं। प्लेटलेट्स ये छोटे सेल्स टुकड़े होते हैं जो ब्लड के थक्के बनने में मदद करते हैं। जब कोई ब्लड वेसल टूट जाती है तो प्लेटलेट्स सक्रिय हो जाती हैं और एक दूसरे से चिपक कर घाव को बंद कर देती हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है। मांसपेशी सेल्स मिलकर मांसपेशी टिश्यू का निर्माण करती हैं, जो शरीर की सभी गतिविधियों को संभव बनाती है। मांसपेशी सेल्स के 3 मेन प्रकार होते हैं: स्केलेटन, हार्ट और स्मूथ मसल सेल्स। स्केलेटल मसल टिश्यू यह हड्डियों से जुड़कर स्वेच्छा से होने वाली गतिविधियों में सहायता करती है। ये मांसपेशी सेल्स कनेक्टिव टिश्यू से ढकी होती हैं, जो मसल फाइबर्स के बंडलों को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। हमारे दौड़ने, कूदने और यहाँ तक कि हाथ उठाने जैसे एक्शंस के लिए स्केलेटल मसल्स जिम्मेदार होती हैं। कार्डियक मसल सेल्स ये इनवॉलंटरी मसल का निर्माण करती हैं, यानी ऐसी मसल्स जिन्हें चलाने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। ये सेल्स हृदय में पाई जाती हैं और हृदय के कंट्रैक्शंस में सहायता करती हैं। दिल की धड़कन को सिंक्रोनाइज करने के लिए ये सेल्स एक दूसरे से इंटरकलेटेड डिस्क्स द्वारा जुड़ी होती हैं। स्मूथ मसल टिश्यू यह स्केलेटन और हार्ट मसल टिश्यू की तरह धारीदार स्ट्राइटेड नहीं होती है। स्मूथ मसल एक इनवॉलंटरी मसल है जो शरीर के कैविटीज़ को लाइंड करती है और कई ऑर्गन्स की दीवारों का निर्माण करती है, जैसे कि किडनीज, इंटेस्टाइन्स, ब्लड वेसल और एयरवेज ऑफ द लंग्स। ये मसल्स डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन और ब्रीदिंग जैसी सेल्फ ड्राइव प्रक्रियाओं को कंट्रोल करती हैं। फैट सेल्स, जिन्हें एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है, फैट टिश्यू का एक प्रमुख सेल्स कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करती हैं। ये सेल्स ट्राइग्लिसराइड्स नामक फैट के रूप में ऊर्जा का स्टोरेज करती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने होते हैं और शरीर के लिए ईंधन के रूप में काम करते हैं। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो अतिरिक्त कैलोरी फैट के रूप में फैट सेल्स में जमा हो जाती है। एडिपोसाइट्स ट्राइग्लिसराइड्स की बूंदों का निर्माण और स्टोरेज करती हैं। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान, हार्मोन्स का एक संकेत फैट सेल्स को ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ने और फैटी एसिड को ब्लड फ्लो में छोड़ने का इंस्ट्रक्शंस देता है। ये फैटी एसिड तब मांसपेशियों और अन्य टिश्यूज़ द्वारा ऊर्जा के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंडोक्रीन फंक्शन फैट सेल्स केवल ऊर्जा स्टोरेज से कहीं अधिक हैं। ये वेरियस टाइप्स के हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करती हैं, जिन्हें एडिपोकिनेस कहा जाता है। ये हार्मोन्स शरीर के कई फंक्शंस को प्रभावित करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। कुछ एडिपोकिनेस ब्लड वेसल को चौड़ा करने में मदद करती हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायता करती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी हेल्थी फैट सेल्स इंसुलिन के प्रति संवेदनशील होती हैं, जो शरीर को ब्लड शुगर को कंट्रोल्ड करने में मदद करता है। एडिपोकिनेस फैट स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन को कंट्रोल्ड करने वाले संकेत भेजती हैं। ब्लड क्लॉटिंग कुछ एडिपोकिनेस ब्लड के थक्के बनने में शामिल होती हैं। सेल सिग्नलिंग एडिपोकिनेस अन्य सेल्स के साथ संचार करती हैं, शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं को रेगुलेटेड करने में मदद करती हैं।
फैट सेल्स ऊर्जा स्टोरेज से कहीं अधिक जटिल होती हैं। ये शरीर के लिए ईंधन का एक महत्वपूर्ण सोर्स हैं और कई हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं जो स्वास्थ्य और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और वहीं त्वचा 3 परतों से मिलकर बनी होती है। बाहरी परत एपिडर्मिस, यह परत एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। एपिथेलियम टिश्यू सेल्स की एक पतली परत होती है जो शरीर की सतह और ऑर्गन्स को ढकती है। एपिडर्मिस की सबसे बाहरी सतह फ्लैट स्क्वैमस सेल्स से बनी होती है जो मृत हो चुकी होती हैं और लगातार झड़कर नई सेल्स द्वारा बदली जाती हैं। ये सेल्स त्वचा को एक प्रोटेक्टिव परत प्रदान करती हैं। मिडल लेयर डर्मिस, यह परत कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और एपिडर्मिस के नीचे स्थित होती है। यह त्वचा की सबसे मोटी परत होती है और इसमें मजबूत प्रोटीन, फाइबर, कोलेजन और इलास्टिन पाए जाते हैं। ये फाइब्रस स्किन को लचीलापन और मजबूती प्रदान करते हैं। डर्मिस में ब्लड वेसल, नर्व्स, बालों की जड़ें और फैट ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ब्लड वेसल त्वचा को न्यूट्रिशन पहुंचाती हैं। नर्व्स स्पर्श, तापमान और दर्द जैसी सेंसेशंस का संचार करती हैं। बालों की जड़ें बालों को जन्म देती हैं और फैट ग्लैंड्स स्किन को लुब्रिकेशन देने वाला सब्सटेंस बनाती हैं जो नमी बनाए रखने में मदद करता है। इनर लेयर हाइपोडर्मिस, यह परत सबसे निचली परत होती है और मुख्य रूप से फैट टिश्यू से बनी होती है। फैट ऊर्जा का स्टोरेज करती है और शरीर को इंसुलेशन प्रदान करती है। हाइपोडर्मिस यह निर्धारित करने में भी कंट्रीब्यूशन करती है कि हमारी त्वचा कितनी मोटी या पतली है। अब एंडोथेलियल सेल्स हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स की इनर लेयर का कंस्ट्रक्शन करती हैं। ये ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल और ब्रेन, फेफड़े, त्वचा और हार्ट सहित ऑर्गन्स की इनर लेयर बनाती हैं। एंडोथेलियल सेल्स कई इंपॉर्टेंट टास्क करती हैं। न्यू ब्लड वेसल का निर्माण, एंजियोजेनेसिस, ये सेल्स एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होती हैं जो नई ब्लड वेसल के कंस्ट्रक्शन को रिफ़र करती है। यह घाव भरने और ट्यूमर ग्रोथ जैसी प्रोसीजर्स में महत्वपूर्ण योगदान करती है। एंडोथेलियल सेल्स ब्लड और आसपास के टिश्यूज़ के बीच बड़े अणुओं की मास्याहतासिका या मैक्रोमोलिक्यूल्स, गैसों और लिक्विड्स के इंटरचेंज को कंट्रोल्ड करती हैं। ये सेल्स एक सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती हैं जो आवश्यक पदार्थों को ब्लड से टिश्यूज़ तक पहुंचने की अनुमति देती हैं और हानिकारक पदार्थों को रोकती हैं। एंडोथेलियल सेल्स ब्लड वेसल्स के फैलाव और कॉन्ट्रैक्शंस को प्रभावित करने वाले केमिकल्स को रिलीज करती हैं। यह ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। एंडोथेलियल सेल्स हमारे शरीर के लिए इनविजिबल चीफ हैं। ये ब्लड वेसल्स की इनर लेयर बनाती हैं और ब्लड के साथ टिश्यूज़ के बीच महत्वपूर्ण कम्युनिकेशंस और एक्सचेंज को इंश्योर करती हैं। ये नई ब्लड वेसल्स के निर्माण में भी शामिल होती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल्ड करने में मदद करती हैं। न्यूरॉन्स हमारी एंटायर नर्वस सिस्टम की सबसे बेसिक इकाई होती हैं। ये मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य ऑर्गन्स के बीच नर्व इम्पल्सेस के जरिए मैसेजेस का रेसिप्रोकेशन करती हैं। संरचना के अनुसार एक न्यूरॉन में एक सेल बॉडी और नर्व प्रोसेसेस होती हैं। सेंट्रल सेल्स शरीर में न्यूरॉन के न्यूक्लियस, कनेक्टेड सेल्स द्रव्य, साइटोप्लाज्म और अन्य की कथा में माती है। ऑर्गेनेल्स की ये आदि के कंटेनर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है और जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रखता है। सेल्स द्रव्य विभिन्न काम करने के लिए प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। ऑर्गेनेल्स सेल्स के वेरियस फंक्शंस को पूरा करने में मदद करते हैं। नर्व प्रोसेसेस, ये सेल्स शरीर से निकलने वाले फिंगर शेप्ड प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। एक्सॉन यह एक लंबी पतली नर्वस प्रोसेस होती है जो न्यूरॉन से दूर संकेत ले जाने का काम करती है। एक्सॉन माइलिन शीथ नामक फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस से ढका हो सकता है जो नर्व इम्पल्सेस के ऑपरेशन को तेज करता है। डेंड्राइट्स ये छोटी ब्रांच्ड नर्वस प्रोसेसेस होती हैं जो अन्य न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करती हैं। एक न्यूरॉन में कई डेंड्राइट्स हो सकती हैं जो इसे विभिन्न सोर्सेस से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। न्यूरॉन जटिल कम्युनिकेशंस नेटवर्क बनाकर काम करते हैं।
दशाओं के आधार पर एक न्यूरॉन को कई अन्य न्यूरॉन्स से सिग्नल प्राप्त हो सकते हैं और एक अकेला एक्सॉन कई अन्य न्यूरॉन्स को सिग्नल भेज सकता है। इस तरह न्यूरॉन सेंसरी जानकारी इकट्ठा करने, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड करने और शरीर की रिएक्शंस को कंट्रोल्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पैंक्रियास एक यूनिक ग्लैंड है जो दो तरह से काम करती है, एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन। इसका मतलब है कि यह हार्मोन्स को डक्ट्स के माध्यम से और सीधे अन्य ऑर्गन्स में भी छोड़ता है। पैंक्रियाटिक सेल्स ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन के स्तर को कंट्रोल्ड करने के साथ साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। चलो समझें कि पैंक्रिएटिन कैसे इन दो फंक्शंस को पूरा करता है। पैंक्रिएटिन एक्सोक्रिन ग्लैंड्स का एक ग्रुप है जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स एंजाइम्स का प्रोडक्शन करती हैं। ये एंजाइम पैंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट सहित को तोड़ने में मदद करते हैं ताकि शरीर उन्हें अब्जॉर्ब कर सके। पैंक्रिएटिन में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिन्हें एंडोक्राइन सेल्स कहा जाता है। ये सेल्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं जो सीधे ब्लड फ्लो में सीक्रेटेड हो जाते हैं। ये हार्मोन्स शरीर के वेरियस फंक्शंस को रेगुलेटेड करने के लिए मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। पैंक्रियाटिक एंडोक्रिन सेल्स के ग्रुप को आइसलेट्स ऑफ लांगरहंस के नाम से जाना जाता है। ये आइसलेट पैंक्रियास में पूरे ऑर्गन में बिखरे हुए छोटे ग्रुप्स में पाए जाते हैं। आइसलेट्स ऑफ लांगरहंस में डिफरेंट टाइप्स की एंडोक्रिन सेल्स होती हैं जिनमें से ईच एक स्पेसिफिक हार्मोन्स बनाती है। इंसुलिन, यह हार्मोन्स ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। ग्लूकागॉन, यह हार्मोन्स ब्लड शुगर को बढ़ाने में मदद करता है। और गैस्ट्रिन, यह हार्मोन्स पेट में एसिड के प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है जो मील के डाइजेशन में सहायता करता है। सिंपल और आसान शब्दों में, पैंक्रिएटिन एक यूनिक ऑर्गन है जो डाइजेशन और ब्लड शुगर रेगुलेशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट वर्क करता है। यह वेरियस टाइप्स की सेल्स से बना होता है जो डाइजेशन एंजाइम्स और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती हैं। अन्य सभी सेल्स के विपरीत, जैसे सभी सेल्स जो शरीर के कंस्ट्रक्शन और काम करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जबकि कैंसर सेल्स शरीर को नष्ट करने का काम करती हैं। हेल्थी सेल्स शरीर की ज़रूरतों के अनुसार डिवाइडेड होती है और मर जाती हैं। वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती हैं और ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले सिग्नल्स का जवाब देती हैं। कैंसर सेल्स कंट्रोल्ड रूप से डिविजिबल एबनॉर्मल ग्रोथ ट्यूमर्स बनाने का काम करती होती है। वे ग्रोथ को रोकने वाले सिग्नल्स को अनदेखा कर देती हैं और वे कैंसर सेल्स शरीर में जगह की कमी होने पर भी डिवीजन करती रहती है। कैंसर सेल्स आसपास के टिश्यूज़ पर अटैक कर सकती हैं और ब्लड या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू शरीर के अदर पार्ट्स में फैल सकती हैं। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। हेल्थी सेल्स ऐसा नहीं करती हैं। हेल्थी सेल्स में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है जिसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। यह इंश्योर करता है कि पुरानी या डैमेज्ड सेल्स मर जाती हैं और नई सेल्स के लिए जगह बनाती हैं। कैंसर सेल्स अक्सर एपोप्टोसिस से बचने में सक्षम होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे मरने से इनकार कर देती हैं और शरीर में जमा हो जाती हैं। जीन्स में चेंजेस जो सेल्स ग्रोथ को कंट्रोल्ड करने वाले जीन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ये म्यूटेशंस विरासत में मिल सकते हैं या जीवन के दौरान विकसित हो सकते हैं। अगर कोई स्मोकिंग, रेडिएशन और कुछ केमिकल्स कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजेंस होते हैं, ये कार्सिनोजेंस जीन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट का रीज़न बन सकते हैं। कैंसर एक जटिल बीमारी है, लेकिन उम्मीद है कि यह एक्सप्लेनेशन शरीर की अन्य सेल्स की तुलना में कैंसर सेल्स की फीचर्स को रिवील करने में मदद करता है। तो हमारे बॉडी में इतने तरह के सेल्स होते हैं या इससे भी ज़्यादा सेल्स होते हैं। खून उनमें से एक है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना हम सिर्फ कुछ मिनट्स में ही मर जाएंगे। आई होप कि आपको सेल्स के बारे में सही से समझ आया होगा और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी बड़ी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। उम्मीद है कि आप इस मेहनत को समझोगे और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। सब्सक्राइब और शेयर भी कर ही दीजिएगा। थैंक्स।